गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे अध्याय को हमारे आज के नए पॉइंट फसलों की भरमार, इससे हम आगे बढ़ाएंगे। अब तक की कक्षा में हमने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य के अधीन जो कृषि व्यवस्था थी उसके बारे में जाना कि किस प्रकार मुगल साम्राज्य के अंदर अधिकारी अपने सामाजिक नियंत्रण को ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार लागू करते थे, किस प्रकार फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता था, किस प्रकार सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। और आइए अब हम जानते हैं उस समय में फसलें कैसी होती थी। तो उस टाइम में जो मौसम था उसके अनुसार दो प्रकार की फसलें बोई जाती थी। मुख्यतः कितने प्रकार की? दो प्रकार की जो है फसलें बोई जाती थी। एक फसल खरीफ और दूसरी फसल होती थी रबी। दो प्रकार की फसलें होती थी। जो खरीफ की जो फसल होती थी वो पतझड़ की जो ऋतु आती थी उस समय में, और रबी की जो फसल होती थी वो बसंत के समय में बोई जाती थी। सूखे इलाकों को छोड़ दें और अगर हम बंजर जमीन को छोड़ दें तो ज्यादातर जो भाग था उसके ऊपर वर्ष के अंदर कम से कम कितनी फसलें दी जाती थी? दो फसलें तो कम से कम ली ही जाती थी। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधन अच्छे थे, कुओं से जहां पर जल निकाला जा सकता था या नहरों की जहां पर व्यवस्था थी, वहां साल में कितनी फसलें ली जाती थी? 3 फसलें ली जाती थी। वहां पर जो पैदावार होती थी उसमें अन्य क्षेत्रों से विविधता पाई जाती थी। और आयन हमें बताती है, जो आयने अकबरी के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, वो हमें ये बताती है कि जो मुगल प्रांत आगरा था, उस आगरा के अंदर करीबन 39 किस्म की फसल बोई जाती थी। इसके अलावा दिल्ली प्रांत के अंदर 43 फसलों की पैदावार होती थी और बंगाल में सिर्फ चावल की जो है 50 किस्में पैदा की जाती थी। बंगाल के अंदर पानी की कोई कमी नहीं थी, वर्षा भी वहां बहुत अच्छी होती थी और गंगा का जो है एक बहुत विस्तृत जो है मैदान था जहां पर चावल बहुत अधिक मात्रा में होता था। दैनिक आहार मानव के खाने के लिए किसान जो है सबसे पहले उन्हीं फसलों का उत्पादन करता था जिससे उसका पेट भरे। उसके अलावा दूसरी जो फसलें बोई जाती थी जिनको हम नगदी फसलें कहते हैं आज के समय में, उस टाइम में इन नगदी फसलों को किस नाम से जाना जाता था? जिन्स ए कामिल। क्या बोला जाता था? जिनसे कामिल। जिनसे कामिल के नाम से इनको जाना जाता था, जिनसे व्यक्ति को जो है नगद जो है पैसे की आय होती थी। किसान इन फसलों को जो है बाजार के अंदर बेचता था और पैसे प्राप्त करता था और उन पैसे से वो अपनी निजी जरूरत की अन्य वस्तुएं जो है खरीद सकता था। जिनसे कामिल के अंदर कौन कौन सी फसलें जो है शामिल थी? कपास, गन्ना, तिलहन, तंबाकू। ये जो फसलें उस समय में बोई जाती थी, इन फसलों को क्या बोला जाता था? जिनसे कामिल बोला जाता था। और ये जो फसलें होती थी ये बंगाल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बोई जाती थी। उत्तर भारत के अंदर जो विशाल मैदान था वहां पर इन फसलों को बहुत ज्यादा मात्रा में बोया जाता था। इसके अलावा जो कपास है वो दक्कन के पठार में सबसे ज्यादा बोई जाती थी, क्योंकि दक्कन का पठार के अंदर जो है काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में मिलती थी और काली मिट्टी को जो है कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर जो है कपास बहुत अधिक मात्रा में होती थी। इसके अलावा जो है एक जो सिंपल जो किसान होता था जिसके पास जमीन का या तो 2 एकड़ होता था टुकड़ा या फिर जिसके पास 3 एकड़ तक जमीन होती थी, वो उसके ऊपर केवल पेट भरने के लिए ही क्या करता था? उत्पादन करता था। उसके अलावा वो कोई भी उत्पादन नहीं कर पाता था। इसके अलावा भारत के अंदर जो 17वीं शताब्दी है उसके अंदर एशिया महाद्वीप के अंदर यूरोपीय महाद्वीपों से बहुत सी फसलें जो है भारत में आई। जैसे कि पहले भारत में मक्का नहीं होता था। मक्का कहां से आया था भारत में? अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से पहुंचा था। इसके अलावा भारत के अंदर टमाटर नहीं होता था, भारत के अंदर आलू नहीं होता था, भारत के अंदर मिर्च नहीं होती थी, भारत के अंदर अनानास फल नहीं होता था। तो ये सारे के सारे भारत में पपीता नहीं होता था। ये सारी की सारी जो फसलें सब्जी और फलों की होती थी ये सारी की सारी पश्चिमी भारत के रास्ते से
एशिया जो महाद्वीप है उनसे जो पूर्वी जो देश थे, इसके अलावा जो यूरोपियन जो देश थे वो जो व्यापार करते थे, वो व्यापारी अपने साथ ये फसलें लेकर के कहां पर आए थे, भारत में आए थे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ग्रामीण समुदाय। जो ग्रामीण जो समुदाय है उसके अंदर 3 भाग थे। कौन कौन से 3 भाग थे? सबसे पहले खेतीहर किसान कौन आता था? समाज का जो भाग था, 3 भागों में जो है वो ग्रामीण समुदाय बटा हुआ था। उसमें पहला जो स्थान था वो किसका आता था? खेतीहर किसान का। दूसरा किसका आता था? पंचायत का। और तीसरा किसका आता था? गांव का मुखिया। किसका आता था? गांव का मुखिया। और गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था। क्या बोला जाता था? गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। आइए सबसे पहले हम जानते हैं खेतीहर किसान के बारे में। ये वो व्यक्ति था जो जमींदार की जो जमीन होती थी उसके ऊपर खेती करता था, या वो किसान था जिसके पास अपनी खुद की 5 से लेकर के 6 एकड़ या 2 से लेकर के 3 एकड़ या 1 से लेकर के 3 एकड़ जमीन होती थी, जिसपे वो अपने संसाधनों के जरिए खेती करता था। और उससे जो राजस्व राजा को देना होता था, उसको देने के बाद उसके पास जो भी बचता था उससे अपना वो गुजारा चलाता था। उसके अलावा जो दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है पंचायत। ये जो पंचायत होती थी ये बुजुर्गों की एक संस्था होती थी। गांव के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी एक संस्था होती थी, लेकिन वो जो बुजुर्ग लोग होते थे वो ही होते थे जिनके पास अपनी पुश्तैनी जमीन होती थी, जिनका लोगों के ऊपर नियंत्रण होता था, जिनका अच्छा रसूख होता था, जिनके पास बहुत अच्छी जो है आर्थिक स्थिति होती थी। और यही जो लोग हैं गांव के मुखिया का चुनाव करते थे। नंबर 3 पे हमारे पास कौन आता है? गांव का मुखिया। गांव के मुखिया का चुनाव जो है इन्हीं बुजुर्गों की संस्था के द्वारा किया जाता था। और यदि कोई भी व्यक्ति जब गांव का मुखिया बन जाता था, अगर वो नियमों के अनुसार काम नहीं करता था, तो पंचायत के जो लोग होते थे वो उस मुखिया को उसी समय पर क्या कर सकते थे? बर्खास्त कर सकते थे, उसको हटा सकते थे, उसकी जगह पे किसी नए व्यक्ति को क्या कर सकते थे? चुन सकते थे। ये तो था हमारे पास ग्रामीण समुदाय। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है जाति और ग्रामीण माहौल। जो अगर जाति और ग्रामीण माहौल की अगर हम बात करेंगे तो जिस प्रकार आज की सोसाइटी में हमारे समाज के अंदर एक वर्ग आता है दलित, ऐसा ही उस समय एक वर्ग होता था जिसको क्या बोला जाता था? गरीब। क्या बोला जाता था? गरीब वर्ग बोला जाता था। जो स्थिति आज के समाज के अंदर दलित वर्ग की है वही स्थिति उस समय में उस गरीब वर्ग की होती थी, और जिसको क्या माना जाता था? नीच माना जाता था। क्या माना जाता था? नीच समझा जाता था। और वो चाहकर भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता था, वो मजबूर होता था, क्योंकि उसे समाज में केवल वही काम करने के लिए दिए जाते थे जो क्या होते थे? निम्न दर्जे के होते थे। वो चाहकर भी कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता था। यदि उस समय अगर जनगणना होती तो हमारे पास सबसे ज्यादा आंकड़े किसके होते? इन नीच लोगों के। लेकिन उस समय जनगणना की कोई भी प्रचलन नहीं था। गांव की अगर बहुत बड़ी आबादी अगर उस टाइम जनगणना की जाती तो इन्हीं लोगों का क्या होता था? हिस्सा होता उसके अंदर, क्योंकि भारत का जो ग्रामीण समुदाय था उसके अंदर सबसे ज्यादा संसाधन की कमी वाले लोग इसी वर्ग में आते थे। और इनके ऊपर जातिगत पाबंदियां भी होती थी। जातिगत पाबंदियां क्या होती थी? वो पाबंदियां जो कि आधुनिक भारत के अंदर आपने दलितों के ऊपर लगी हुई देखी होगी। कुछ ऐसे वर्ग होते थे, मुसलमान जो समुदाय होते थे उसके अंदर ऐसे लोग होते थे जो हलाल खुरान के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से जाने जाते थे? हलाल खुरान के नाम से। हलाल का मतलब है मारने वाले। किसको मारने वाले? पशुओं को मारने वाले, उसको काटने वाले, या मरे हुए पशुओं से अपनी आजीविका चलाने वाले जो लोग होते थे उनको गांव में नहीं रहने दिया जाता था। गांव की हद से वो कहां पर रहते थे? बाहर रहते थे। दूसरा जो वर्ग आता था वो आता था मल्ला जादाओं का। मल्ला जादाओं का। और मल्ला जादा का जो अर्थ होता है, मल्ला का अर्थ होता है नाविक, यानी कि जो नाव को क्या करते हैं? खेते हैं। इनकी तुलना किससे की जाती थी? दासों से की जाती थी। और इनको भी गांव में रहने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो समाज के अंदर जो निचले तबके के लोग थे, जातिगत और गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच उनका क्या होता था? सीधा रिश्ता था। ऐसे बीच के समूह में नहीं होता था। 17वीं सदी के अंदर मारवाड़ के अंदर एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। तो इस किताब के मुताबिक राजपूतों को जो है ये कहा गया था कि वो सबसे उच्च वर्ग के अंदर शामिल होते हैं। और इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले में क्या होती थी? नीची होती थी। सबसे महत्वपूर्ण जो पद पर इन क्षेत्रों में कौन बैठते थे? राजपूत बैठते थे, क्योंकि सत्ता के ऊपर सबसे ज्यादा नियंत्रण इनका था।
तो 17वीं शताब्दी के अंदर राजपूत होने का जो दावा है उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया, बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में खुद लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे अगर उन्होंने अपने आप को राजपूतों से जोड़ा तो आने वाले समय में उनकी हैसियत समाज में क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। पशुपालन करने वाले, बागवानी के अंदर जो मुनाफा बढ़ रहा था उसके अंदर अहीर वर्ग के लोग, गुज्जर वर्ग के लोग और माली जैसी जातियां सामाजिक जो सीढ़ी थी उस सरोकार से क्या उठ गई थी, ऊपर उठ गई थी। क्योंकि उन लोगों ने पशुपालन और जो फलों की जो खेती की या सब्जियों की जो खेती की उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाया, उससे उनकी जो आर्थिक स्थिति क्या हो गई, मजबूत हो गई। तो पूर्वी इलाकों के अंदर जो पशुपालक होते थे या मछुआरी जाति के जो लोग होते थे उनकी जो स्थिति थी वो किसानों से क्या होती थी, भिन्न होती थी। क्योंकि किसान जो है सारा दिन जो है बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद भी उतना नहीं कमा पाता था जितना एक सब्जी वाला, एक फल वाला या अन्य काम करने वाला व्यक्ति कमा पाता था। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है वो आता है पंचायतें और मुखिया की। जो पंचायतें होती थी वो कौन सी होती थी? तो मैंने अभी आपको बताया था कि गांव की पंचायत के अंदर बुजुर्गों का क्या होता था, जमावड़ा होता था। और आमतौर पर वो गांव के महत्वपूर्ण लोग होते थे जिनके पास अपनी क्या होती थी, पुश्तैनी संपत्ति होती थी, उनके अपने अधिकार होते थे। और जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे वहां पर अक्सर पंचायतों में विविधता पाई जाती थी, जिनको क्या बोला जाता था, जाति पंचायत। प्रत्येक जाति की फिर क्या होती थी, अलग अलग पंचायतें होती थी और उन पंचायतों को क्या बोला जाता था, जाति पंचायतें बोला जाता था। और ये एक ऐसा अलग तंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। और फिर भी इसकी संभावना कम है कि छोटे मोटे या नीच काम करने वाले खेती और मजदूरों के लिए इसमें कोई भी जगह होती होगी। पंचायत का फैसला जो है सारे गांव को क्या करना पड़ता था, मानना पड़ता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचायत का जो सरदार होता था, जो मुखिया होता था, उसको क्या बोला जाता था, मुकद्दम बोला जाता था या उसको मंडल कहा जाता था। और हमें कुछ स्रोतों से पता चलता है कि मुखिया का जो चुनाव होता था वो बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी किससे लेनी पड़ती थी, जमींदार की। क्योंकि जैसे कि हमारे पास पॉइंट आया था किसान, ये पाठ का जो हमारा टाइटल है जमींदार और राज्य, तो राज्य और किसान के बीच कड़ी का काम करने वाला व्यक्ति कौन था, जमींदार सबसे महत्वपूर्ण था। जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय समाज के अंदर ग्रामीण समुदाय में लिए जाते थे वो सारे किसकी मौजूदगी में लिए जाते थे, जमींदार की मौजूदगी में लिए जाते थे। उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता था। और मुखिया अपने ओहदे के ऊपर तब तक रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों का उस पर क्या होता था, विश्वास। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे क्या कर देते थे, बर्खास्त कर देते थे। उसके बाद में जो पंचायतें होती थी वो काम क्या करती थी, जो मुखिया है वो पंचायत के जरिए क्या क्या काम करता था। तो गांव की जो आमदनी होती थी और गांव का जो खर्च होता था उसका हिसाब किताब रखने की जिम्मेवारी किसकी होती थी, उस मुखिया की होती थी। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि पंचायतें का जो मुखिया है वो किस प्रकार के काम करता था या मुगल काल के अंदर पंचायतों का कार्य क्या क्या था। तो सबसे पहला तो काम क्या था कि गांव की जो आमदनी और खर्चा होता है उसके हिसाब किताब की क्या करना, निगरानी करना। दूसरा क्या था, इस काम के अंदर मदद कौन करता था, गांव का पटवारी करता था। उसके अलावा दूसरा काम क्या था, जो पंचायत का जो खर्चा होता था, पंचायत जो भी काम करती थी उसका खर्चा कहां से चलता था, उस पंचायत के खजाने से चलता था, जिसके अंदर हर व्यक्ति क्या देता था, योगदान देता था। एक टैक्स लगता था जिसे गृह कर बोलते थे उस टाइम में। आज भी हम उसको बोलते हैं गृह कर बोलते हैं, होम टैक्स जिसे बोला जाता है, चूल्हा टैक्स भी हम जिसे कहते हैं। तो इस खजाने के ऊपर अधिकारियों की जो खातिरदारी, समय समय के ऊपर जो राजाओं के मुखिया लोग गांव में आते थे, जब वो गांव का दौरा करते थे तो उनके खाने पीने का जो प्रबंध किया जाता था वो भी इसी खजाने से किया जाता था। इसके अलावा गांव के अंदर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, जैसे अकाल पड़ गया या बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, उन कामों के लिए भी ग्राम पंचायत का जो राजकोष होता था उसी से पैसा खर्च किया जाता था। इसके अलावा जो सामुदायिक कार्य जो किसान नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनवाना या कोई नहर खोदना, इस प्रकार के काम जब वो नहीं कर पाते थे तो उसके लिए भी जो है ग्रामीण जो मुखिया होता था, जो समुदाय का जो पंचायत का जो सरदार होता था, वो राजकोष से अपना पैसा लगा करके उस बांध का क्या करता था, निर्माण करता था। इसके अलावा पंचायत का एक सबसे बड़ा जो काम था वो ये भी तसल्ली करना होता था कि गांव के अंदर जो अलग अलग समुदाय के लोग और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं वो अपनी जाति बिरादरी से बाहर तो नहीं गए हैं, वो अपनी हदों को क्या नहीं कर रहे हैं, पार तो नहीं कर रहे हैं। हद पार करने का मतलब ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जाति से बाहर जो है वो किसी दूसरी जाति के अंदर विवाह कर रहे हो, या वो अपनी जाति के पैसे को छोड़ करके किसी दूसरी जाति के पैसे को क्या कर रहे हो, अपना रहे हो। तो इसके लिए क्या होता था, जितनी भी शादियां होती थी वो किसकी मौजूदगी में होती थी, मुकद्दम की मौजूदगी में। और मुकद्दम के आशीर्वाद के बिना वो शादी क्या नहीं होती थी, संपन्न नहीं होती थी।
और यदि कोई भी व्यक्ति जाति की अवहेलना करता था तो उसके लिए लोगों के आचरण पर नजर रखने की जिम्मेवारी किसकी होती थी? गांव के मुखिया की थी, कि कोई भी व्यक्ति जो है जातिगत जो नियम बना दिए गए हैं उससे क्या ना जाए, बाहर ना जाए। अगर ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जाति के नियमों को नहीं मानता था, पंचायतों के कानून को नहीं मानता था, तो उसके ऊपर पंचायत क्या करती थी? जुर्माना लगाती थी। उस पर क्या लगाती थी? जुर्माना लगाती थी, या उसे समुदाय से क्या कर दिया जाता था? निष्कासित कर दिया जाता था। उसे उसके जाति से क्या कर दिया जाता था? बाहर निकाल दिया जाता था। यह काम भी कौन करती थी? पंचायतें करती थी। समुदाय से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा क्या होता था? कड़ा कदम होता था। और एक ये सीमित समय के लिए लागू किया जाता था, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए उसे गांव से क्या कर दिया जाता था? तड़ी पार कर दिया जाता था। और ये सारा का सारा काम जब उस व्यक्ति के साथ हो जाता था तो वो अपनी जाति से और अपने पैसे से क्या कर देता था? हाथ धो बैठता था। वो कोई भी काम नहीं कर सकता था। ग्राम पंचायत के अंदर, गांव के अंदर हर जाति की अपनी भी पंचायतें होती थी। मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि समाज के अंदर पंचायतें बहुत ताकतवर होती थी, लेकिन जो एक सामूहिक पंचायत होती थी वो तो पूरे गांव के निर्णय लेती थी, लेकिन जातिगत पंचायतें भी होती थी जो अपनी जाति और समुदाय के अंदर होने वाली घटनाओं के ऊपर क्या लेती थी? निर्णय लेती थी। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के बीच के दीवानी झगड़ों का भी निपटारा कर देती थी। दीवानी का मतलब होता था जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी झगड़ा हो, जमीन से, या पैसे का कोई भी झगड़ा हो, पैसे का कोई लेन देन होता था किसी के साथ, तो इनका जो है निपटारा भी कौन करती थी? पंचायतें करती थी। इसके अलावा शादियां जो होती थी वो अगर जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए भी गांव के आयोजन में उसके लिए क्या की जाती थी? तरजीह दी जाती थी कि अगर जो लोग जातिगत नियमों के तहत रह करके शादियां करते हैं तो उनको प्रोत्साहित किया जाता था। कर्मकांडीय वर्चस्व किस कर्म में होगा? फौजदारी अगर न्याय को हम छोड़ दे तो ज्यादातर मामले कहां पर सुलझा लिए जाते थे? राज्यों की जाति पंचायतों के फैसलों के अंतर्गत। उसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिमी भारत में, तो खास करके राजस्थान और महाराष्ट्र के जो प्रांत है वहां पर हमें ऐसी अर्जियां मिली हैं जिसमें पंचायत से ऊंची जाति के जो लोग हैं या राज्य के जो अधिकारी हैं वो जबरन क्या करते हैं? कर की उगाही करते हैं। उन लोगों से जो है बेगार वसूल की जाती है। और आमतौर पर ये जो अर्जियां जो दी जाती थी वो किसके द्वारा दी जाती थी? ग्रामीण समुदाय के जो निचले तबके के लोग होते थे वो लगाते थे। और बहुत बार तो ये अर्जियां सामूहिक तौर पर दी जाती थी। ये अर्जियां क्या दी जाती थी? सामूहिक तौर पर दी जाती थी। ये अर्जियां क्यों दी जाती थी? एक जाहिर सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं यहां पर, कि अगर जो अमीर व्यक्ति होता है वो हमेशा किसका शोषण करता है? अपने से नीचे वाले व्यक्ति का। किसानों से कर ज्यादा ले लिया जाता था, जबकि राजा कर का निर्धारण क्या करता था? कम करता था। अब उसके लिए लोग कहां जाएं? तो वो कहां जाएंगे? अपने न्याय के लिए पंचायतों के पास जाएंगे। पंचायतों के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे? अपना प्रार्थना पत्र लिखेंगे। उन प्रार्थना पत्रों को क्या कहा जाता था? अर्जियां कहा जाता था। तो बहुत सी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग जो है अमीर लोगों के खिलाफ उन मांगों का भी क्या करते थे? विरोध जताते थे, जिन्हें वो क्या मानते थे? नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें से एक थी बहुत ज्यादा कर की मांग करना, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा क्या हो जाता था? जोखिम में पड़ जाता था। दूसरा, अगर सूखे या दूसरी कोई विपदा जब आ जाती थी तो उनकी नजरों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत क्या है? रिवाज है। क्योंकि यदि सारा का सारा अन्न राजा ले जाएगा तो वो क्या खाएंगे? इसलिए वो कहते थे कि यदि अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो कर में हमें क्या मिलनी चाहिए? राहत मिलनी चाहिए। तो वो समझते थे कि ग्राम पंचायतों को इन सभी बातों की सुनवाई करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए। ये भी ग्राम पंचायत का काम है, ये सुनिश्चित करना कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। तो निचली जाति के किसान और राज्य के अधिकारियों के बीच में या जो स्थानीय जमींदारों के बीच में झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में क्या होते थे? अलग अलग होते थे। जैसे कि अत्यधिक कर की अगर कोई मांग होती थी तो पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी कि आपस में दोनों व्यक्ति क्या कर ले? समझौता कर ले, कर की जो राशि है उसको क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। इसके अलावा अगर समझौते नहीं हो पाते थे, अगर किसान समझौता नहीं कर पाता था तो फिर वो लोग क्या करते थे? विरोध करते थे। और विरोध करने के लिए उग्र रास्ते अपनाते थे। और उसके लिए क्या करते थे? सबसे आसान काम था गांव को छोड़कर भाग जाना, क्योंकि उसमें मजदूरी की बड़ी जरूरत थी। तो ये सबसे बड़ा हथियार था उनके पास। क्या करते थे वो किसान? गांव छोड़ करके जंगल में भाग जाते थे। कहां पर चले जाते थे? जंगलों में चले जाते थे या नगरों में चले जाते थे, क्योंकि जोतने लायक जो खाली जो जमीन थी उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती थी, जबकि श्रम को लेकर के क्या थी? प्रतियोगिता थी। तो इस वजह से गांव छोड़ करके भाग जाना खेतीहरों के हाथ में एक बहुत प्रभावी क्या था? हथियार था।
और जमींदार लोग इस बात से डरते थे, इसलिए वो किसानों के साथ समझौता करने में क्या रहते थे, तैयार रहते थे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है ग्रामीण दस्तकार, यानी कि खेती के साथ साथ किसान जो होते थे वो अपने घरों के अंदर छोटे छोटे उद्योग धंधे भी लगाए हुए होते थे। जैसे कि हम दस्तकारी के अंदर बहुत से ऐसे जुलाए होते थे जो अपने घरों के अंदर रह करके कपड़े बुनते थे। तो कभी कभी जो किसान और दस्तकारों के बीच हमें फर्क करना मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति किसान था और वही व्यक्ति क्या था, दस्तकार था। वही व्यक्ति खेती करता था, वही कपड़े बुनता था, वही व्यक्ति पशु पालता था, वही व्यक्ति जो है फल और सब्जियों की जो है खेती करता था। इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता था उस समाज के अंदर किसान और दस्तकारों के बीच क्या करना, फर्क करना। क्योंकि ऐसे बहुत से समुदाय थे जो दोनों किस्म के क्या करते थे, काम करते थे। क्योंकि खेती और उसके परिवार के जो सदस्य होते थे वो हर प्रकार की वस्तुओं के अंदर उत्पादन में क्या करते थे, शिरकत करते थे। जैसे कि वो क्या करते थे, रंगरेजी का काम करते थे, कपड़े की छपाई करते थे, मिट्टी के बर्तन पकाते थे, खेती के औजार बनाते थे और उनकी मरम्मत करते थे। तो उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती, जैसे कि मान लीजिए कि रबी की फसल की कटाई होगी और खरीफ की फसल की बुआई नहीं हुई है, उस दौरान 2-3 महीने वो खाली नहीं रहते थे। उस टाइम वो क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बना लेते थे, या फिर क्या करते थे, कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, नाई है, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे और उनसे बदले में क्या प्राप्त कर लेते थे, अलग अलग तरीके से उनके सेवाओं की अदायगी होती थी। बदले में वो लोग उनसे अनाज ले लेते थे, क्योंकि सुनारों के पास जो है खाने के लिए अन्न नहीं होता था। तो वो किसानों को जब अपना श्रम बेचते थे तो वो बदले में क्या लेते थे, फसल में से एक हिस्सा ले लेते थे। या फिर क्या होता था, जमीन का जो कोई टुकड़ा जो खराब है, जिसके ऊपर खेती नहीं की जाती है, तो वो भी बेकार पड़ा है, तो उस जमीन के ऊपर भी ये लोग क्या करते थे, खेती करते थे। अदायगी की सूरत क्या होगी, ये सारा का सारा काम कौन तय करती थी, पंचायत तय करती थी। तो महाराष्ट्र में ऐसी जमीन जो है दस्तकारों को जो दी जाती थी उनको क्या बोला जाता था, मिरास। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, मिरास या वतन से आप क्या समझते हैं, तो हम वो आंसर देंगे कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों के अंदर या क्षेत्र के अंदर दस्तकारों को जो भूमि दी जाती थी, उस भूमि के ऊपर दस्तकारों का अपना पुश्तैनी अधिकार होता था। उस भूमि को क्या बोला जाता था, मिरास बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है थोड़े बदले हुए रूप में पाई गई, जहां पर दस्तकार और खेतीहर परिवार के बीच बातचीत हो जाती थी। क्या बातचीत हो जाती थी कि मान लीजिए किसान के जो यंत्र है उनको कौन ठीक कर देता था, लुहार। और वो लुहार कुछ एक किसानों का अपना बन जाता था। क्या बन जाता था, एक किसानों के समूह का अपना लुहार जो हो जाता था, वो उनके सभी यंत्रों को ठीक कर देता था। बदले में वो सारे किसानों के समूह लुहार को जो है, जब उसकी फसल निकलती थी तो अन्न का हिस्सा दे देते थे उसे। और ऐसी व्यवस्था में वो लुहार अपने उन किसानों को अपना क्या मानता था, जजमान मानता था। क्या मानता था, जजमान या यजमान। एक नई प्रथा का चलन हो गया है जिसको जजमानी प्रथा या यजमानी प्रथा कहते हैं। इसके अनुसार दस्तकार अपना श्रम किसी भी किसान को किसके बदले में, फसल के बदले में अगर दे देता है और वो उसी व्यक्ति के लिए सारा साल क्या करता है, काम करता है, तो वो किसान उस दस्तकार के लिए क्या कहलाता था, यजमान। और ये प्रथा जो है बहुत अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। यहां दिया भी हुआ है, इस व्यवस्था को क्या कहते थे, जजमानी जो व्यवस्था कहते थे। हालांकि ये जो शब्द है 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं होता है। ये सबूत मजेदार है क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं था कि नगद अदायगी का चलन जो है बिल्कुल नदारद था। बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जो अपने श्रम को क्या करते थे, नगद में बेचते थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है एक छोटा साम्राज्य। और एक छोटा साम्राज्य क्या था, जो गांव था उसको अंग्रेज ये कहते थे कि जो ग्रामीण जो व्यवस्था थी वो इस कदर जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सारे जो फैसले होते थे लोग सामूहिक रूप से लेते थे। संसाधनों और श्रम का क्या होता था, बंटवारा होता था। क्योंकि जो गणराज्य होता है वहां पर जो निर्णय होते हैं वो किस में लिए जाते हैं, समूह में लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि अगर हम ग्रामीण परिवेश में जाते हैं तो वहां पर हमें ऐसा देखने को मिलता है जो संसाधन और श्रम है उनको सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ क्या कर लिया गया था, बांट लिया गया था। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि समाज में पूर्णतः बराबरी थी। यहाँ भी जातिगत जो है और सामाजिक लिंग के आधार पर क्या होती थी, समाज में गहरी विषमताएं थी। अब भी जो है गांव के फैसले कौन लेते थे, ताकतवर लोग लेते थे। और वो ताकतवर लोग किन लोगों का शोषण करते थे, कमजोर वर्गों का शोषण करते थे।
ये भी एक खास बात थी। हम ये नहीं कह सकते कि गणराज्य था तो वहां पर सभी को क्या थे, समान अधिकार थे। न्याय करने का अधिकार भी किसको था, अमीर लोगों का था। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, गांव और शहरों के बीच जो व्यापार होता था उसके कारण गांव में भी अब क्या है, नगद के रिश्ते फैल गए। जो जजमानी जो प्रथा थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कमजोर हो गई। और केंद्र के जो इलाके थे, मुगलों के जो केंद्रीय इलाके थे, वहां पर जो कर की जो गणना की जाती थी और उसकी जो वसूली की जाती थी वो भी किसमें की जाती थी, नगद में की जाती थी। अकबर के शासन काल के अंदर राजस्व का निर्धारण जो है वो दो रूप में लिया जाता था। नगद भी लिया जाता था और किसके रूप में लिया जाता था, फसल के रूप में भी लिया जाता था। जो दस्तकार जो होते थे, जो अपना उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी या फिर पूरों का भुगतान भी किसमें मिलता था, नगद में मिलता था। और इसी प्रकार जो जिनसे कामिल जो फसलें पैदा की जाती थी उनको बेचने के बाद भी जो है व्यापारिक जो फसलें, उनका भुगतान भी किसमें होता था, नगदी में होता था। उसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, कृषि समाज के अंदर महिलाएं, कि महिलाओं को अगर हम समाज में देखेंगे तो बड़े निचले स्तर का माना जाता था। हालांकि यदि हम कृषक समाज को देखेंगे तो महिलाएं हमें मर्दों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि मर्द क्या करते थे, खेत जोतते थे, हल चलाते थे, और महिलाएं क्या करती थी, बुआई, निराई और कटाई के अंदर जो पकी हुई जो फसल होती थी उसका दाना निकालने का काम कौन करती थी, महिलाएं करती थी। छोटी छोटी जो ग्रामीण इकाइयां होती थी और किसान की जो व्यक्तिगत खेती का जो विकास हुआ मध्यकाल के अंदर, उसकी एक खास बात थी कि जो घर परिवार के जो संसाधन और जो श्रम होते थे वो उत्पादन की बुनियाद थे। यानी कि अगर हम देखें कि लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क क्या था, कि घर के अंदर महिलाएं काम करेगी और मर्द क्या करेंगे, घर से बाहर काम करेंगे। लेकिन यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि महिलाएं जो है घर में काम करने के साथ साथ किसान का खेत के अंदर भी क्या करती थी, हाथ बटाती थी। इसके अलावा बहुत से लोगों के अंदर यह अवधारणाएं थी कि महिलाओं की जो जैव वैज्ञानिक जो क्रियाएं हैं उनके प्रति जो है पूर्वाग्रह थे। मसलन क्या होता था कि अगर कोई भी महिला रजस्वला की स्थिति में होती थी, वो कुम्हार के चाक को क्या नहीं कर सकती थी, छू नहीं सकती थी। कुछ ऐसे रीजन थे, कुछ समय के अंदर महिलाएं उन कामों के अंदर अपना हाथ नहीं बटा सकती थी, कुम्हार के चाक को छूने की इजाजत नहीं थी। या फिर मासिक धर्म के समय में महिलाएं क्या नहीं कर सकती थी, पान की दुकान में नहीं जा सकती थी। इसके अलावा महिलाएं कौन कौन से काम करती थी, या हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, सूत काटने का काम। या एक महिला को आप चरखे के ऊपर सूत काटते हुए नजर आ रही है। बर्तन बनाने का काम करती थी, क्या करती थी, बर्तन बनाने का काम करती थी, मिट्टी को साफ करने का काम करती थी, कपड़ों के ऊपर कढ़ाई करने का काम महिलाएं करती थी। और ये सारे के सारे काम जो है महिला के श्रम के ऊपर निर्भर थे। किसी भी वस्तु का जितना ज्यादा वाणिज्यीकरण हो जाता, वाणिज्यीकरण का मतलब व्यापारीकरण, व्यापार जितना ज्यादा किसी भी वस्तु का हो जाता था तो उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही ज्यादा क्या पड़ती थी, आवश्यकता पड़ती थी। क्योंकि पुरुष जो है खेती का काम छोड़ करके दस्तकारी के काम में अपना समय नहीं लगा पाते थे, तो महिलाएं जो है घर का काम करने के बाद जब खाली हो जाती थी तो वो दस्तकारी के काम में हाथ बटाती थी, उसके साथ साथ खेती हर काम में भी वो लगी रहती थी। इसलिए हम कहते हैं कि जो समाज है वो किसके ऊपर निर्भर करता था, श्रम के ऊपर निर्भर था। इसलिए उनको बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। जो महिलाएं शादीशुदा होती थी उनकी जो है कमी पाई जाती थी। क्यों पाई जाती थी? क्योंकि बार बार मां बनने की वजह से, एक तो दूसरा क्या है, कुपोषण की वजह से क्या हो जाता था, महिलाओं की जो है असामयिक मृत्यु हो जाती थी। कई महिलाओं की प्रसव के दौरान भी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए महिलाओं के अंदर मृत्यु दर क्या होती थी, ज्यादा होती थी। इससे किसान और दस्तकार जो समाज है उसके अंदर एक ऐसे रिवाज पैदा हो गए जो अन्य समूहों से क्या थे, अलग थे। शादी के लिए दुल्हन की क्या की जाती थी, कीमत अदा की जाती थी। यानी कि महिलाओं को शादी के समय क्या किया जाता था, खरीदा जाता था। इसके अलावा तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन अब क्या कर सकती थी, शादी कर सकती थी। क्योंकि महिलाओं की संख्या कम हो गई थी, अपने वंश को आगे चलाए जाने के लिए इस समय पुनर्विवाह को क्या कर दी गई थी, मंजूरी दे दी गई थी। और महिलाओं की जो प्रजनन शक्ति थी उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी, क्योंकि हर व्यक्ति को यह डर रहता था कहीं कहीं महिलाएं जो अपनी प्रजनन क्षमता को अगर खो देगी तो समाज के अंदर एक बहुत ज्यादा विषमता क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। फिर भी उस समाज के अंदर जो घर का जो मुखिया होता था वो कौन होता था, मर्द ही होता था। और इस तरह जो है महिला और परिवार और समुदाय के मर्द जो है उसके ऊपर पुरजोर क्या रखते थे, काबू रखते थे। और बेवफाई का अगर किसी भी मर्द को अगर शक हो जाता था महिलाओं को तो उसको भयानक दंड दिए जाते थे। लेकिन अगर उस समय के हम राजस्थान की बात करें, उस समय के गुजरात क्षेत्र की बात करें, उस समय के महाराष्ट्र क्षेत्र की अगर बात करें तो हमें ऐसी भी अर्जियां मिली हैं
कौन सी अर्जियां मिली हैं? ऐसी अर्जियां मिली हैं जिसमें औरतें जो है अपने पति की बेवफाई की जो है दुहाई देती हैं कि उनका पति जो है उनके साथ क्या कर रहा है, बेवफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो उसकी बेवफाई का विरोध करती है, और वो ये आरोप लगाती है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों की भी क्या करता है, अनदेखी करता है। तो मर्दों की जो बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि राज्य के अंदर पुरुषों का अब भी क्या होता था, प्रभाव होता था, और जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का जो इंतजाम है वो कौन करता है, मर्द करता है। तो ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो पंचायत को दरख्वास्त देती थी, क्या कहती थी कि उनके नाम जो है दरखास्तों में दर्ज ही नहीं करते थे। दरखास्त वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द या मुखिया की मां, बहन या पत्नी के रूप में किया जाता था, उसका खुद का नाम वहां पर नहीं लिखा जाता था। इसके अलावा जो भद्रजन होते थे, यानी कि जो भूमि जिनके पास होती नहीं थी, उन महिलाओं को जो है पुश्तैनी हक उनका मिलता नहीं था। लेकिन बहुत से ऐसी समाज के अंदर व्यवस्थाएं बनी हुई थी, जो अमीर परिवार के लोग थे, उनकी महिलाओं को पुश्तैनी जो संपत्ति है उसका हक मिला हुआ था। पंजाब के अंदर हमें ऐसा उदाहरण मिलता है जहां महिलाएं जो है पुश्तैनी जो संपत्ति होती थी उसको क्या कर सकती थी, विक्रेता के रूप में ग्रामीण जो है जमीन को बाजार के अंदर सक्रिय जो है साझेदारी रख सकती थी, वो उस जमीन को क्या कर सकती थी, बेच सकती थी। यहां हम देख सकते हैं, देखिए, हिंदू और मुस्लिम परिवार की महिलाओं को जमींदारी जो है किस में मिलती थी, उत्तराधिकार में मिलती थी, और उसे बेचने या गिरवी रखने के लिए वो स्वतंत्र थी। बंगाल के अंदर भी महिला जमींदार पाई जाती हैं। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता कौन थी, एक महिला थी। तो अर्थात हम यहाँ पर ये पता लगता है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां महिलाओं को बहुत अधिक अधिकार मिले हुए थे, लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिसके अंदर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, वहां पर महिलाओं की स्थिति, राजस्थान में महिलाओं की स्थिति, पंजाब के अंदर महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी बदतर थी। बाकी सारे राज्यों के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या थी, बहुत ही कमजोर थी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जंगल और कबीले, इसके बारे में हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।